हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अभी तक हम हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप के बारे में रीड कर रहे थे। हमने फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन देखा, इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं और फिर उन फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। मीन्स जब किसी हाइड्रोकार्बन चेन में ये फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तब उनका कॉमन नेम और IUPAC नेम हम किस तरह से लिखते हैं, ये हमने अभी तक देखा। और इसमें हमने टोटल 6 फंक्शनल ग्रुप कवर किए हैं जो कि हमेशा से ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ दूसरे फंक्शनल ग्रुप है उन्हें देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, जिसे बॉन्ड CN के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में टोटल 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसे साइनो या साइनाइड कहा जाता है। इसके अलावा इसके जब IUPAC नेम लिखा जाता है तब इसमें लास्ट में नाइट्राइल वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, कब? जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर इनका करते हैं। अब यदि एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है, सपोज यहाँ पर कोई R ग्रुप ही जुड़ेगा। ठीक है, ये तो एक कॉमन है कि बॉन्ड यहाँ पर खाली है तो कोई सा R ग्रुप जुड़ेगा, क्योंकि हम चैप्टर कौन सा रीड कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन चैप्टर। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल साइनाइड। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पर बताया। नेक्स्ट एक फंक्शनल ग्रुप है एस्टर का, जिसे बॉन्ड COOR के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एस्टर, ये आप याद रखें कि बॉन्ड COOR या बॉन्ड COO किसको रिप्रेजेंट करता है? एस्टर को। और इसका जब IUPAC में नॉमेनक्लेचर किया जाता है तब OH लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने लिया है C2H5COO CH3। यहाँ पर हमने R के रूप में क्या ले लिया है? C2H5 को, मतलब इथाइल ग्रुप को लिया है। और इस R के रूप में हमने किसको लिया है? मिथाइल को, CH3 को। ठीक है, तब इसका नॉमेनक्लेचर IUPAC में किस तरह से करेंगे? मिथाइल, इसको हम लिखेंगे मिथाइल। ठीक है, और आगे लिखेंगे प्रोपेनॉइड। प्रोपेन क्यों लिखा अपन ने? क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 कार्बन है, 2 तो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और 1 कार्बन ये है। तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे मिथाइल प्रोपेनोएट, क्योंकि यहाँ पर हमें सफिक्स लगाना है ओएट। तो ये एक एस्टर है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है एमीन, जिसे हम बॉन्ड NH2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे आप नोट करें, एमीन। जिस तरह से हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था कि कार्बन की प्रकृति के अनुसार ये भी 3 तरह के होते हैं, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन और तृतीयक कार्बन। उसी तरह से नाइट्रोजन का भी यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है, एमीन का यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन के रूप में। अब यहाँ पर देखते हैं इनका नॉमेनक्लेचर हम किस तरह से करते हैं। यदि हम सबसे पहले प्राथमिक एमीन की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर, इसके लिए फंक्शनल ग्रुप हम क्या लिखेंगे? बॉन्ड NH2, और इस बॉन्ड से कोई भी R ग्रुप आकर के जुड़ सकता है। ठीक है, R ग्रुप मतलब कि एल्काइल ग्रुप। सबसे पहले हम यहाँ पर एक CH3 ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप जोड़ रहे हैं। ठीक है, और इसका नाम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मिथाइल एमीन। ये बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। द्वितीयक एमीन क्या होंगे? जिसमें कि जो एमीन ग्रुप है इसमें से एमीन का जो फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड NH2, इसमें से एक हाइड्रोजन को हम कम कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास? NH। और नाइट्रोजन की यहाँ पर 2 बॉन्ड क्यों लगाए हैं? क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। ठीक है, तो एक संयोजकता तो नाइट्रोजन से कंप्लीट है और 2 अभी उसकी बाकी है। तो इन 2 संयोजकताओं से कोई भी R ग्रुप आकर के जुड़ेगा। तो यहाँ पर हमने CH3 जोड़ दिया है। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर डाई मिथाइल एमीन, ये इसका नाम रहेगा। और यदि तृतीयक एमीन की बात करें तो यहाँ पर जो एमीन के दोनों हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाते हैं R ग्रुप के द्वारा, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन की तीनों संयोजकताएं मुक्त हो गई हैं। तो इस नाइट्रोजन से टोटल 3 R ग्रुप आकर के जुड़ेंगे। यदि आप R ग्रुप लिखना चाहे तो R भी लिख सकते हो, और यहाँ पर हम मिथाइल ग्रुप बना रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल। फंक्शनल ग्रुप किसका है? एमीन का है, तो इसे हम लिखेंगे एमीन। तो आप यहाँ पर नेम नोट कर लें। तो अब हमने यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक किसके आधार पर बताया है कि जहाँ पर नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम प्राथमिक एमीन कहेंगे। द्वितीयक एमीन में नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे द्वितीयक एमीन कहते हैं। और तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा होता है,
इसलिए इसे हम तृतीयक एमीन कहते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आप इसका स्ट्रक्चर बना करके, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना करके, फिर नेक्स्ट इसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आप करके देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो ये एमीन का फंक्शनल ग्रुप है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एमाइड, बॉन्ड CONH2। जिस तरह एमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है, इसे हम बॉन्ड NH2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एमाइड फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, इसमें NH2 के साथ में कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा होता है। इस ग्रुप को हम कहते हैं एमाइड ग्रुप। ठीक है, एमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। इस तरह से हमने एमीन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, उसी तरह से एमाइड को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राथमिक एमाइड, द्वितीयक एमाइड और तृतीयक एमाइड। इसके अलावा एक और फंक्शनल ग्रुप है, वो है नाइट्रो का, जिसे हम NO2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ में फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने हैलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, साइनाइड, एमाइड और नाइट्रो, इतने फंक्शनल ग्रुप हमने कंप्लीट किए हैं। स्टूडेंट्स, हमने हाइड्रोकार्बन का एक ट्री डायग्राम ड्रॉ किया था, जिसमें हमने बताया था कि हाइड्रोकार्बन 2 भागों में डिवाइड होते हैं, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन में। ठीक है, खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला के अंतर्गत हम एरोमेटिक कंपाउंड का अध्ययन करते हैं और खुली श्रृंखला को हमने यहाँ पर 2 भागों में विभक्त किया था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त, असंतृप्त। सैचुरेटेड के अंतर्गत हमने एल्केन पढ़े हैं, एल्केन का हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। ठीक है, जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध होता है। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, इन्हें हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, एल्कीन और एल्काइन में। एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं और यहाँ पर जो सफिक्स लगता है वो होता है इन, और एल्काइन में सफिक्स क्या लगेगा, आइन, YNE। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एल्किन सीरीज में यदि हम देखते हैं तो फर्स्ट मेंबर हमारा तैयार होता है C2H4, जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यहाँ पर हमने 2 बॉन्ड तो कार्बन और कार्बन के बीच में लगा दिए हैं और प्रत्येक कार्बन की जो मुक्त संयोजकताएं हैं वो हाइड्रोजन से संतृप्त होगी। इस तरह से ये फर्स्ट मेंबर रेडी होता है और इस मेंबर को हम सूत्र क्या लिखेंगे, C2H4 के रूप में। ठीक है, और यदि इसके नाम की बात करते हैं तो हमें इन सफिक्स से जुड़ना है, 2 कार्बन है तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। बस यहाँ पर एक ये छोटा सा यहाँ पर पॉइंट, यदि हम यहाँ पर 3 कार्बन वाला एल्कीन बनाते हैं तो स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी। सबसे पहले तो आप 3 कार्बन लिख लें, किसी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दें। ठीक है, अब इस कार्बन की संयोजकता को देखें, इसकी 2 बाकी है, इस कार्बन की 1 संयोजकता बाकी है, 3 तो कंप्लीट है, और इस कार्बन की 3 संयोजकताएं बाकी है। ठीक है, तो इन मुक्त संयोजकताओं से आप हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देंगे, तो इस तरह से ये एक ओपन स्ट्रक्चर रेडी हो गई। और इसको आपको कंप्लीट सूत्र के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो इसे लिखेंगे CH2, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं तो इसे लिखेंगे CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन है और हमें सफिक्स इन लगाना है, प्रोपीन। इस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर होता है। और यदि हमें नंबर काउंट करके लिखना है कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे जुड़ा है, तो हम इसे काउंट भी कर सकते हैं कि पहले नंबर पे, तो ये हो जाएगा 1 प्रोपीन, क्योंकि पहले कार्बन पर यहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सीरीज है एल्काइन सीरीज। एल्काइन सीरीज का प्रथम सदस्य बनता है C2H2, इसका सूत्र हम लिखेंगे C2H2। क्यों लिखा C2H2, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एल्काइन पढ़ रहे हैं, और प्रत्येक कार्बन की 3 संयोजकताएं कंप्लीट है, एक मुक्त है। एक मुक्त संयोजकता को हमने हाइड्रोजन से सैचुरेट कर दिया है, इसलिए हमारा बनने वाला सूत्र कौन सा हो जाएगा, C2H2। ठीक है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम कहते हैं इथ। ठीक है, और उसमें आपको सफिक्स कौन सा जोड़ना है, आइन, YNE। हमने अभी देखा था एल्काइन में आइन सफिक्स जोड़ना है। ठीक है, इसी तरह से यदि आप 3 कार्बन को आपस में जोड़ें और किन्हीं 2 कार्बन के बीच में 3 बंध बनाते हैं, मतलब ये कौन सा बन गया, एल्काइन बन गया। ठीक है, तो प्रत्येक कार्बन की आप
ये तो इतना तो ड्रॉ कर दिया। अभी यहाँ पर कुछ कार्बन की संयोजकताएं फ्री हैं। इन फ्री संयोजकताओं को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। तो इस कार्बन की 3 कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन से संतृप्त कर देते हैं। इस कार्बन की चारों संयोजकताएं कंप्लीट है, 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप नहीं जुड़ेगा और इस कार्बन की 3 संयोजकताएं अभी भी फ्री हैं। तो इसे आप इस तरह से लिखेंगे। तो यदि इसको आपको सूत्र के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और इन C से 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। 3 यहाँ पर कार्बन है, 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोप और आप जोड़ेंगे YNE प्रोपाइन। स्टूडेंट्स, हमने हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में स्टार्टिंग से ही हमने नॉमेनक्लेचर रीड कर लिया था या एल्केन क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने फंक्शनल ग्रुप देखे कई सारे, फिर उसके बाद में हमने एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और एल्कीन एल्काइन को हमने एक कैटेगरी में रखा था, उस कैटेगरी का नाम क्या दिया था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आता है, वो है हाइड्रोकार्बन का विरचन, मतलब इनको प्राप्त कैसे किया जाता है। किनको, हम किन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले एल्केन की, जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध होता है, उन्हें हम एल्केन कहते हैं, ठीक है। तो इन एल्केन का विरचन मतलब इनको बनाया कैसे जाता है, प्राप्त कैसे किया जाता है, तो इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास एक रिएक्शन है, वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, HC मतलब हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अभी हमने देखा था, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने यहाँ कोई भी एक ले लिया, जैसे हमने यहाँ पर कौन सा लिया है, एथीन, ठीक है। इस एथीन की रिएक्शन हम, या कहें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन हम हाइड्रोजन गैस के साथ करवाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर उत्प्रेरक लेना है, कैटलिस्ट लेना है, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये रिएक्शन करवाई जाती है। तो क्या होता है, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच का जो 2 बंध है, इन 2 बंध में से एक बंध जो है वो टूट जाता है, और टूट करके क्या होगा, अब सपोज हम यहाँ इस तरह से लिखते हैं, ये कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध है, एक बंध हमने तोड़ दिया है, उससे क्या होगा, प्रत्येक कार्बन की एक एक संयोजकताएं मुक्त हो जाएंगी। इन मुक्त संयोजकताओं से हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। इसे हमने क्या नाम दिया है, एथेन। एथेन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, मतलब हमने क्या बना रहे हैं, एल्केन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है फर्स्ट वन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, जहाँ हमने कैटलिस्ट लिया है। जब भी हम, ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी हम हाइड्रोजन गैस जोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन का जोड़ना किसी कंपाउंड में, वो कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। इसे आप ज़रूर नोट कर लें। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण, जहाँ पर उत्प्रेरक हमने लिए हैं प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल। इनकी प्रेजेंस में ये जो डबल बॉन्डेड एथीन है, ये इसमें से एक बॉन्ड टूट जाता है, टूट करके हाइड्रोजन गैस जो है इसमें जुड़ जाती है, और जुड़ करके यहाँ पर हमें एल्केन या एथेन बनाती है, ठीक है। और यदि हम यहाँ पर एक दूसरा कंपाउंड ले लें जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध है, तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में किसी एक कार्बन के साथ में हमने 3 बंध बना दिए हैं, ठीक है। इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। अब यदि हमें यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ना है इसमें, तो क्या होगा, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड वाला हमने देखा किस तरह से एल्केन प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है प्रोपाइन, ठीक है। 3 कार्बन है टोटल यहाँ पर, तो 3 कार्बन में हमने हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं, वही उत्प्रेरक लेना है, प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकिल उत्प्रेरक लेंगे। इन तीनों में से कोई एक उत्प्रेरक लेते हैं, तब क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले तो एक बॉन्ड टूटता है। एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, इस कार्बन और इस कार्बन की संयोजकताएं मुक्त हो जाएंगी एक एक, इस तरह से हम लिखेंगे। इस कार्बन की संयोजकताएं एक मुक्त हो जाएंगी, और फिर बचेगा क्या, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 2 बंध बचेंगे, तो हम 2 बंध बनाएंगे, और फिर ये CH
और इस कार्बन की संयोजकता भी एक मुक्त बची है। इन मुक्त संयोजकताओं से एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया? एथीन प्राप्त हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इस प्रोसेस में फिर से हाइड्रोजनेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगी। प्रोसेस स्टेप के रूप में मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आपकी बुक में यहाँ पर एक लाइन में लिख रखी है, तो स्टेप के थ्रू पहले तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड बनेगा, फिर उसके बाद में आगे ये रिएक्शन कंटिन्यू होगी जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में बना हुआ एक और बंध टूटेगा, टूट करके यहाँ पर एक बंध रह जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, यदि हम इसे इस तरह से कॉपी कर लें यहाँ से, तो ये तो सेम एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब लेकिन यहाँ पर लगा हुआ जो दो बंध है उसमें से एक बंध टूट गया है, तो इसलिए प्रत्येक कार्बन की एक एक संयोजकताएं फ्री हो गई है। इन फ्री संयोजकताओं से कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो कंपाउंड प्राप्त होता है वो होता है एल्केन। तो ये थी फर्स्ट वन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्केन बनाने की विधि। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है एल्किल हैलाइड से एल्केन को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड हमने अभी देखा था, इसीलिए मैंने आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट करवाए थे। एल्किल के बारे में भी बता चुकी हूँ, और यदि आप लोगों को यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग मेरे पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो एल्किल मतलब आर ग्रुप होता है, हैलाइड मतलब एक्स, तो इसे हमने RX लिखा है। RX से एल्केन किस तरह से बनाए जाते हैं, तो हमने कोई एक RX मतलब एल्किल हैलाइड ले लिया, वो है क्लोरोमेथेन। मैंने क्लोरोमेथेन बोला, इसका IUPAC नाम बोला है, और यदि सामान्य नाम बोले तो ये होता है मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, यदि मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम यहाँ पर करवाते हैं जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, हमने यहाँ पर जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पर विलयन लिया है, सॉल्यूशन लिया है। उस सॉल्यूशन में हम मतलब यहाँ पर क्लोरोमेथेन का क्या करवा रहे हैं, अपचयन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें बनने वाला जो मिलने वाला जो कंपाउंड है वो कौन सा रहेगा, एल्केन। किस तरह से, देखें कार्बन से यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो हेलोजन ग्रुप है इस सॉल्यूशन के प्रेजेंस में ये बंध यहाँ पर से टूट जाएगा, टूट करके ये Cl यहाँ के एक हाइड्रोजन से बंध बना लेगा, और बंध बना करके HCl के रूप में बाहर हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से आकर के जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि जैसे ही Cl यहाँ से टूटेगा तो कार्बन की एक संयोजकता मुक्त हो जाएगी, तो उससे एक मुक्त संयोजकता से हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा और बना लेगा CH4। ठीक है, और CH4 क्या होता है, एक एल्केन होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और रिएक्शन देखते हैं जहाँ पर हमने लिया है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन वही जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिया है। उस सॉल्यूशन में हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर इसका अपचयन करवा रहे हैं। अपचयन की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप जो है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो Cl के साथ बंध बना करके HCl के रूप में बाहर हो जाएगी, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से आकर के जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, C2H6। ये होता है एथेन। मतलब हमने यहाँ पर क्या प्राप्त कर लिया है कि एल्केन किस तरह से प्राप्त किया जाता है। तो सेकंड हमने रिएक्शन देखी है कि एल्किल हैलाइड से एल्केन किस तरह से प्राप्त किया जाता है। इस रिएक्शन में आप ये ज़रूर नोट करें कि हमने यहाँ पर सॉल्यूशन कौन सा लिया है, जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया नेम रिएक्शन है, इसलिए इसे हमेशा से आप अच्छे से तैयार करें किसी भी एग्जाम के लिए, 11th 12th या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन शुष्क ईथर के विलयन के साथ करवाते हैं, और धातु यहाँ पर ली जाती है सोडियम। सोडियम धातु के साथ जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन शुष्क ईथर के विलयन के साथ करवाते हैं तब हमें उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। अब उच्चतर क्या होता है, आइए हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा कि हमने यहाँ पर एल्किल हैलाइड लिया है मिथाइल ब्रोमाइड। कौन से लिया है, मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हमने शुष्क ईथर के सॉल्यूशन में करवा रहे हैं सोडियम धातु के साथ में। दो हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल लिए हैं सोडियम के, और दो मॉलिक्यूल हमने लिए हैं मिथाइल ब्रोमाइड के। यहाँ पर क्या होगा,
सोडियम जो है Br मतलब ब्रोमीन के साथ जुड़ करके NaBr के रूप में अलग हो जाती है। 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 NaBr, ठीक है। और यहाँ पर बचते हैं ये दोनों मिथाइल ग्रुप आपस में जुड़ करके यहाँ पर बनाते हैं C2H6, मतलब बन गया उच्चतर एल्केन, एथेन बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेथड होती है वुड्स अभिक्रिया और इसमें एल्किल हैलाइड के द्वारा हम बना रहे हैं एल्केन, ठीक है। और बहुत इजी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, हमेशा से इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्केन के विरचन की कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमने पढ़ा था बॉन्ड COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप होता है। यहाँ से कोई भी R ग्रुप आकर के जुड़ता है, ये भी हमें पता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया है सोडियम के द्वारा, तो इसे हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल न कह करके क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, क्योंकि हमने यहाँ पर सोडियम को जोड़ दिया है। तो हमें यही लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लेना है और इसकी रिएक्शन हमें सोडा लाइम के साथ करवाते हैं। सोडा लाइम मतलब NaOH और CaO को इकट्ठे रूप में हम सोडा लाइम कहते हैं। इसे गर्म करने पर हमें CH4 मतलब एल्केन प्राप्त होता है। जैसे सपोज हमने यहाँ पर सोडियम लवण किसका लिया है, एसिटिक एसिड का, तो इस कंपाउंड में क्या होगा, ये सोडियम लवण टूट करके हमें एक एल्केन देता है और बाकी ग्रुप जो है Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट के रूप में अलग हो जाता है। तो ये मेथड होती है कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन के विरचन की। स्टूडेंट्स, एल्केन बनाने की नेक्स्ट मेथड है कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसमें कि हम किसी भी कंपाउंड का जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो उसमें हम 2 इलेक्ट्रोड बनाते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है। जिस भी कंपाउंड का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो अपने 2 आयनों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव वाला आयन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज वाला है और वहाँ जा कर के हमें वो कंपाउंड प्योर फॉर्म में मिलता है। यही होता है विद्युत अपघटन। और जो नेगेटिव वाला आयन होता है वो पॉजिटिव रॉड या इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है, हमने यहाँ पर लिया है सोडियम लवण। किसका लिया है सोडियम लवण, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण लिया है, उसका हम करवा रहे हैं विद्युत अपघटन। अब यहाँ पर H2O लिया है तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, जलीय विद्युत अपघटन, ठीक। इसके आगे आप ज़रूर नोट कर ले इसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस किसका किया जा रहा है, जल का किया जा रहा है। अब इस अभिक्रिया को संतृप्त करने के लिए, कंप्लीट बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर इनके आगे 2 लिखा है, मतलब इनके मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर 2 लिए हैं। 2 कार्बोक्सिलिक सोडियम लवण के 2 मॉलिक्यूल और वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। जब विद्युत अपघटन किया जाता है तब एनोड पर एथेन आकर के इकट्ठा होता जाता है और हमको मेथड किसकी देखनी है, एल्केन बनाने की ही, ठीक है। और बाकी जो है CO2 हाइड्रोजन और NaOH यहाँ पर मुक्त हो जाती हैं। मेन हमें कंपाउंड प्राप्त होता है यहाँ पर C2H6 मतलब एथेन हमें एनोड पर प्राप्त होता है। अब हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देख लेते हैं कि किन स्टेप्स के द्वारा ये कंप्लीट होती है। विद्युत अपघटन में तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम लवण है ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। विभक्त होने पर 2 आयन मिलेंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव वाला जो आयन है यहाँ पर ये एनोड की तरफ दौड़ेगा, ठीक है। ये एनोड पर जाकर के यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो बंध है ये टूट जाएगा और ये कार्बन अपना इतना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से अलग हो जाते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पर CH3 का मुक्त मूलक बन जाता है। और ये कार्बन पर हमने एक डॉट बनाया है, मतलब इसके पास अभी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये यहाँ पर COO CO2 के रूप में, गैस के रूप में यहाँ से निकल जाता है। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, CH3 का जो मुक्त मूलक है, ये 2 मुक्त मूलक आपस में, यहाँ पर ये मुक्त मूलक बना, ये 2 मुक्त मूलक आपस में जुड़ करके यहाँ पर बनाते हैं एथेन, जो हमने इस रिएक्शन में लिखी थी। और ये कहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, एनोड पर, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस एनोड पर हो रही है। अब कैथोड पर क्या होता है, चूँकि जलीय विद्युत अपघटन है इसलिए जल का भी यहाँ पर 2 आयन विभक्त होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। किस तरह से, जल का सूत्र होता है HOH मतलब H2O, ये 2 आयनों में विभक्त होगा, H+ और OH नेगेटिव में, ठीक है।
अब जो H+ वाला जो आयन है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। जो 2 H+ आयन है ये आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, H2 गैस। तो इस तरह से कैथोड पर हमें H2 गैस प्राप्त होती है और एनोड पर हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्केन के रूप में हमें यहाँ पर एथेन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये होती है कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण लेते हैं और इसका हम जलीय विद्युत अपघटन करवाते हैं, जिससे एनोड पर हमें एथेन प्राप्त होता है। किस तरह से प्राप्त होगा, एनोड पर इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ये अपने 2 आयनों में विभक्त हो जाता है। एनोड पर जो नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ जाता है और वहाँ पर हमें एथेन प्राप्त होता है। और कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, जो H+ आयन है ये H+ आयन आपस में जुड़ करके H2 गैस का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है और ये एक एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरी ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरी चैनल इमेजिन साइंस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ पास में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू।